दोस्तों, मैं आज फिर आपकी सेवा में बिजनेस स्कूल अध्याय 2 अमीर बनने के बहुत से तरीके हैं। कल मैंने आपको बताया था 7वां तरीका, आज मैं आपको 8वां तरीका बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके सेवा में लेके आता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8वां तरीका, आप पैतृक संपत्ति के मालिक बनकर भी अमीर बन सकते हैं। यानी अपने बाप दादा के संपत्ति से भी अमीर बन सकते हैं। जब हम 20 साल के होते हैं तो आम तौर पर हमें यह मालूम हो जाता है कि हम विरासत में क्या मिलने वाला है। अगर आप यह जानते हैं कि आप आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, तो स्पष्ट रूप से आपके अमीर बनने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लेना चाहिए। जैसे अमीर बनने का 9वां तरीका, आप निवेश करके अमीर बन सकते हैं। मुझे अक्सर जो शिकायत सुनने को मिलती है उनमें से एक यह है कि निवेश करने के लिए पहले आपके पास धन होना चाहिए। ज़्यादा मामलों में यह बात सही है। निवेश के साथ एक और समस्या, अगर आप वित्तीय रूप से शिक्षित नहीं हैं, अगर आपके पास निवेश करने का प्रशिक्षण नहीं है, तो आप अपने पूरे निवेश का गंवा सकते हैं। जैसा हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जोखिम भरा है और अविश्वसनीय है, जिसका अर्थ है कि एक दिन आपका पैसा कमाते हैं और अगले दिन आपका पैसा सारा चला जाता है। रियल एस्टेट में हालांकि आप निवेश करने के लिए अपने बैंकर का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु प्रचुर संपत्ति हासिल करने के लिए आप फिर भी थोड़े धन और शिक्षित की ज़रूरत होती है। इस पुस्तक में आप यह पाएंगे कि किस तरह निवेश करने के लिए पैसा हासिल किया जाए, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सीखें या किस तरह से अपने पैसे को जोखिम उठाने से पहले निवेश बना जाए। अमीर बनने का 10वां तरीका, आप बिजनेस बनाकर अमीर बन सकते हैं। बिजनेस बनाना तरीका है जिससे द्वारा आप ज़्यादा से बहुत अमीर बने हैं। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट, माइकल डेल और डॉर्मिटरो रूम में डेल कंप्यूटर की स्थापना की। जीरो से बिजनेस बनाने के लिए समस्या यह है कि यह अमीर बनने की सभी तरीके में सबसे जोखिम भरा है। फ्रेंचाइजी खरीदना तो कम जोखिम भरा है, बहुत महंगा हो सकता है। जाने माने फ्रेंचाइजी खरीदने की कीमत $1 लाख से $15 लाख के बीच हो सकती है, और इसमें सिर्फ फ्रेंचाइजी के अधिकार ही शामिल है। शुरुआत फीस के बाद ट्रेनिंग, एडवाइजरिंग और समर्थन के लिए आपको हर महीने कंपनी हेडक्वार्टर को भुगतान करना होगा। इसके अलावा यह समर्थन भी इस बात की फ्रेंचाइजर या कंपनी हेडक्वार्टर को भुगतान करना होता है, भले ही उसका खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए कम जोखिम भरा है। परंतु आंकड़े बताते हैं कि 1/3 फ्रेंचाइजी अंततः दिवालिया हो जाता है। बड़े बिजनेस मालिकों और छोटे बिजनेस मालिकों के बीच का अंतर। अमीर बनने के 11वें तरीके पर आप आगे बढ़ने से पहले मैं यह आपको बताना चाहता हूँ कि छोटे बिजनेस मालिक और बड़े बिजनेस मालिक में क्या अंतर है। यह बताना चाहता हूँ कि बिजनेस मालिक और बड़े बिजनेस मालिक में क्या अंतर होता है। यह अंतर होता है कि बड़े बिजनेस मालिक नेटवर्क बनाते हैं। दुनिया के छोटे बिजनेस मालिक भरी पड़ी है जो रिश्ता बनाते हैं, और एक अकेले रिश्ता के मालिक और एक मैकडोनल्ड के संस्थापक रे कॉक में यह अंतर है कि मैकडोनल्ड हैमबर्गर रिश्ता का नेटवर्क फ्रेंचाइजी के नेटवर्क का नाम से जाना जाता है। इससे अंतर का एक ही उदाहरण है टेलीविज़न रिपेयर शॉप के बिजनेस मालिक हेड और टेनर के बीच का अंतर है, जिन्होंने CNN यानी केबल न्यूज़ नेटवर्क बनाया। एक बार फिर नेटवर्क शब्द पर
ध्यान दें। असली बात यह है कि छोटे बिजनेस मालिक और बड़े बिजनेस मालिक के बीच उनके नेटवर्क का आकार होता है। हालांकि कई छोटे बिजनेस मालिक अपने बिजनेस मालिक के होते, परंतु बहुत कम बिजनेस मालिक नेटवर्क बनाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो बिजनेस नेटवर्क बनाना दुनिया के सबसे अमीर लोग अमीर बनते हैं। अमीर बनने का 11वां तरीका, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस बना सकते हैं। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 11वें नंबर पर इसलिए रखा है, इससे अमीर बनने के बाकी तरीक़ों से अलग इसीलिए रखा क्योंकि ये संपत्ति हासिल करने का बहुत ही नया तरीका, क्रांतिकारी तरीका है। अगर यह आप अमीर बनने में से पहले 10 तरीक़ों पर उड़ती हुई निगाह डालते तो आप पाएंगे कि इनका दृष्टिकोण आत्म केंद्रित या है, यानी इस सभी में इंसान खुद अमीर बनता है। दूसरे शब्दों में यह एक लालची आदमी का दृष्टिकोण है। उदाहरण के तौर पे वह आदमी जो सबसे सस्ते बनकर अमीर बनने की कोशिश करता है, उसका पूरा ध्यान सिर्फ खुद अमीर बनने पर होता है और शायद अपने परिवार और दोस्तों के अमीर बनने पर भी जो पैसे के लिए शादी करता है, वह निश्चित रूप से अपने खुद के लिए पैसा हासिल करने की फिराक में रहता है। बड़ा बिजनेस भी कुछ चुनिंदा लोगों को ही अमीर बनने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। जब फ्रेंचाइजी आया तो उन्हें अधिक लोगों के लिए यह संभव बनाया गया कि वे बिजनेस मालिक बन सके और संपत्ति की हिस्सेदारी कर सके, परंतु ज़्यादातर मामलों में यह फ्रेंचाइजी केवल उन्हीं लोगों को मिली सके जिनके पास फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए पैसा है। और जैसे मैंने पहले ही कहा है कि आज की तारीख में मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी की कीमत $10 लाख। बहरहाल मैंने यह नहीं कर रहा यह लोग बुरे या लालची हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अधिकांश मामले में फोकस बहुत से लोगों के अमीर बनने पर नहीं है, फोकस सिर्फ एक व्यक्ति के अमीर बनने पे है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस संपत्ति हासिल करने का एक नया और क्रांतिकारी तरीका है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को अमीर बनने में 11वें तरीके के रूप में इसलिए रखा क्योंकि यह एक क्रांतिकारी तरीका है जो संपत्ति को हर उस आदमी के साथ बांटना चाहता है जो सचमुच प्रचुर संपत्ति हासिल करना चाहता है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी आदमी इस संपत्ति में हिस्सेदारी कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम जिसमें वो अक्सर व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी या एक दृश्य बड़ा बिजनेस नेटवर्क कहता हूँ। मेरे विचार से पैसे कमाने का बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीका है। यह सिस्टम हर उस आदमी के लिए खुला है जिसे आगे बढ़ने की इच्छा है, संकल्प है और लगन है। यह सिस्टम इस बात की सचमुच परवाह नहीं करता कि आप किस कॉलेज से पढ़े हैं या आप कॉलेज में पढ़े भी है या नहीं है, आप कितना धन कमाते रहे हैं, आप जाति क्या है, लिंग क्या है, आप कितने आकर्षक है, आपके माता पिता क्या करते हैं, आप लोकप्रिय है। ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग इन कंपनियों में मूल रूप से सिर्फ इस बात की परवाह करती है कि आप सीखने के लिए, बदलने और विकास करने के लिए कितनी इच्छुक है। जब आप इस बिजनेस मालिक बनाना सीख लेते हैं तो क्या आप वह हौसला है, आप राह में आने वाली मुश्किलों से नहीं घबराएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम जिसमें मैं अक्सर व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी कहता हूँ, संपत्ति कमाने का बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीका है। हालांकि मैंने एक बहुत प्रसिद्ध अमीर निवेशक को ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी जो एक प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल में बिजनेस भाषण दे रहे थे। मैं उस स्कूल या निवेशक का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो कहने जा रहा हूँ वो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा था, मैं लोगों को निवेश करना सिखाने के में रुचि नहीं हो लेता, मैं जीवन में आगे बढ़ने में, गरीब और की मदद करने के में रुचि नहीं लेता। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि आप जैसे बुद्धिमान लोग के साथ
प्रसिद्ध स्कूल बिजनेस स्कूल में समय बिताऊँ। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, परंतु मैं उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन अपने अमीर डैडी के अमीर दोस्तों के बीच रहते हुए गुजारा, इसलिए मैंने अक्सर इस तरह की बात सुनी है। परंतु उन्होंने समझदारी से और धीरे से कहा गया था। वो लोग सार्वजनिक चैरिटी कार्यक्रम में जाते थे और वो लोग पूरी परोपकारी कार्य में दान भी देते थे, परंतु उनमें से कई ऐसा सिर्फ इसलिए करते थे ताकि उसे सामाजिक सराहना और सम्मान मिले। उनकी निजी बातों में मैंने अक्सर उनके असली विचार सुने हैं। वो विचार उस प्रसिद्ध निवेशक के हैं, उसे प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल में बोले गए विचारों की तरह ही थे। स्पष्ट रूप से सभी अमीर लोगों को यह नज़रिया नहीं होता, परंतु मुझे लगता है कि हैरानी होती है कि कितने सारे अमीर और सफल लोग सिर्फ इसलिए अमीर और सफल है क्योंकि वो लालची है और उन्हें कम खुशकिस्मत लोगों की मदद करने में ज़रा भी रुचि नहीं है। एक बार फिर मैंने यह कहना चाहूँगा कि सभी अमीर लोग का यह नज़रिया नहीं होता, परंतु मैं जानता हूँ ऐसे अमीर लोग काफ़ी संख्या में हैं। वह मूलभूत कारण है जिसकी वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग का उद्योग का समर्थन करता हूँ कि यह है कि इसका सिस्टम दौलत हासिल करने के पुराने सिस्टम से अधिक नयापूर्ण है। हेनरी फोर्ड जो दुनिया के सबसे महान बिजनेसमैन में से एक थे, वो अपनी मोटर कंपनी का मिशन सूत्रवाक्य को पूरा करके अमीर बने हैं। फोर्ड का मिशन सूत्रवाक्य था, करोड़ों कारों को प्रजातांत्रिक कर दो। वह सूत्रवाक्य इसलिए क्रांतिकारी था क्योंकि सदी की शुरुआत में कार सिर्फ अमीर के लिए ही उपलब्ध थी। हेनरी फोर्ड का विचार कारों को हर आदमी की पहुंच में लाना था और यह कारों को प्रजातांत्रिक कर दो। और कार था कि रोचक बात यह है कि हेनरी फोर्ड एडिसन के कर्मचारी थे और अपनी खाली समय में उन्होंने अपनी पहली कार बनाई। 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी का जन्म हुआ। उत्पादन लागत में कटौती करके असेंबली लाइन को अपनाकर और सस्ती औसत कारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर फोर्ड दुनिया के सबसे बड़े कार उत्पादक बन गए। न सिर्फ उन्होंने अपनी कार को सस्ता बनाया बल्कि उन्हें उद्योग में सबसे ऊंचे वेतन भी दिए गए। साथ ही उन्होंने अपने कर्मचारियों को लाभ के हिस्सा देने की योजना भी बनाई। हर साल $3 लाख से अधिक उन्हें बांट दिए और 20वीं सदी के शुरुआती दशक में $3 लाख का मूल्य बहुत ज़्यादा हुआ करता था। दूसरे शब्दों में हेनरी फोर्ड एक ऐसे आदमी थे जो इसलिए अमीर बने क्योंकि वो न सिर्फ अपने ग्राहक को भी परवाह करते थे बल्कि वे अपने कर्मचारियों की भी परवाह करते थे। वो लालची व्यक्ति होने के इस बजाय एक उदार व्यक्ति थे। तथा कथित बौद्धिक समाज में हेनरी फोर्ड ने की आलोचना की और उन पर व्यक्तिगत आपेक्ष भी लगाए। हेनरी फोर्ड बहुत शिक्षित नहीं थे और थॉमस एडिसन की तरह उनका अक्सर इसीलिए मजाक उड़ाया जाता क्योंकि उनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं थी। हेनरी फोर्ड के बारे में मेरी फेवरेट कहानियों में से एक है। वह है जब उसने तथाकथित बुद्धिमान व्यक्तियों के सामने एक टेस्ट में भाग लेने का आग्रह किया गया। स्मार्ट लोग का एक समूह मौखिक टेस्ट लेने के लिए आया। वह यह साबित करना चाहता था कि फोर्ड अज्ञानी थे। एक बुद्धिमानी ने उन्हें से इस तरह का सवाल पूछा कि जो स्टील बनाते हैं उसकी टेंसलाई मजबूती कितनी है। फोर्ड्स को जवाब नहीं मालूम था। उन्होंने अपनी मेज पर रखे कई फ़ोन में से एक फ़ोन उठाया और अपने वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया जिसे जवाब मालूम था। वाइस प्रेसिडेंट आया। फोर्ड ने उसे वह सवाल पूछा और वाइस प्रेसिडेंट ने वह जवाब दे दिया। तो जो बुद्धिमान लोग चाहते थे, अलग स्मार्ट व्यक्ति ने एक और सवाल पूछा। एक बार फिर फोर्ड को जवाब नहीं मालूम था, इसलिए उन्होंने फ़ोन कर स्टाफ
कि अपनी एक आदमी को बुलाया जिसने जवाब मालूम था। वह प्रक्रिया चलती रही जब तक आखिरकार एक स्मार्ट आदमी ने चिल्लाकर यह नहीं कहा, देखिए इसे हम यह साबित होता कि आप अज्ञानी हैं, आप हमारे पूछे गए एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हेनरी फोर्ड ने इस तरह का जवाब दिया, जवाब मैं जवाब इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैं अपने दिमाग में उन जवाब का कचरा नहीं रखना चाहता जो आप चाहते हैं। मैं आपके स्कूल के स्मार्ट युवा लोगों को नौकरी पर रखता हूँ जिन्हें वे सारे सवाल रट के रखे हैं जो मुझे रटने की उम्मीद करते हैं। मेरा काम उस जानकारी को रटना नहीं है जिस आप बुद्धिमानी समझते हैं। मेरा काम अपने दिमाग को इस तरह के कचरे से और छोटे तथ्यों से खाली रखना है ताकि मैं सोच सकूं। और इस बिंदु पर उन्होंने बुद्धिजीवियों और स्मार्ट लोगों को वहां से विदा कर लेने के लिए कहा। वर्षों तक हेनरी फोर्ड की इस कहावत को याद करता रहा जो मेरे हिसाब से उनके सबसे महत्वपूर्ण कथनों में से एक है। सोचना का सबसे कठिन काम है, इसीलिए बहुत कम लोग यह काम करते हैं। सोचना सबसे कठिन काम है, इसीलिए बहुत कम लोग यह काम करते हैं। हर एक के लिए संपत्ति। मेरे विचार से यह नए प्रकार का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक क्रांतिकारी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इतिहास में पहली बार अब यह हर एक के लिए संभव है वह संपत्ति हिस्सेदार बन सके, जबकि अब तक यह सुनिश्चित था कि खुशकिस्मत लोग ही के लिए संभव था। मैं जानता हूं कि नए प्रकार के बिजनेस को लेकर कुछ विवाद है और बाकी बिजनेस की तरह कुछ लालची और बदमाश लोग आए हैं जो इस बिजनेस के माध्यम से फटाफट अमीर बनना चाहते हैं। परंतु अगर आप पीछे हटकर इसे नए प्रकार के बिजनेस की तरफ देखें तो सामाजिक रूप से एक बहुत ही जिम्मेदार सिस्टम है जो संपत्ति का नियोजित बंटवारा करता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का लालची लोग के लिए अच्छा बिजनेस नहीं है। इस तरह के से बनाया गया है कि उन लोगों के लिए आदर्श बिजनेस साबित हो जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। दूसरों की तरह से कहा जाए तो वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करने का इकलौता तरीका यह है कि आप अमीर बने तो आप अमीर बनने के लिए किसी और को भी मत करें। मेरे लिए यह क्रांतिकारिक है, उतना ही क्रांतिकारिक जितना थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड ने अपने दिनों में थे। अध्याय समाप्त करने से पहले मैं यह आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग उदार होते हैं। मैं लालच या निंदा की बात नहीं करता, क्योंकि थोड़ा बहुत लालच और व्यक्तिगत आत्मरुचि हमेशा स्वस्थ होते हैं, परंतु जब लालच का व्यक्तिगत लाभ सीमा से अधिक बढ़ जाता है तब इसमें ज़्यादातर लोग विरोध करते हैं या नफरत में अपना सिर हिलाते हैं। चूँकि ज़्यादातर लोग उदार हैं और उसमें अपने साथी इंसानों की मदद करना चाहते हैं, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम का यह नया प्रकार अधिक लोगों के लिए यह शक्ति देता है कि वे दूसरों की मदद कर सके। हालांकि यह नए प्रकार का बिजनेस सिस्टम हर एक के लिए नहीं है, परंतु अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्थिक लक्ष्यों और सपनों तक पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सचमुच मदद करना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को टटोल कर देखने में आपको अपने समय का सदुपयोग ही करेंगे। चलिए यहाँ पे अध्याय 2 समाप्त हो गया। अब मैं अध्याय 3 शुरू करूँगा कल। आज इस व्यक्ति के अमीर बनने के कई तरीके हैं। अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका यह है जो आपके लिए अच्छी तरह से काम कर सके। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, जो मेरे विश्वास है कि नए प्रकार का बिजनेस सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग। हालांकि मैंने इसे पुस्तक का शीर्ष बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करने में ज़रा भी रुचि नहीं रखते तो आपके लिए पास कम से कम 10 तरीके और जिनमें से आप वह विकल्प चुन सकते हैं। अगला अध्याय मैं उन मूलभूत लाभों के बारे में चर्चा करूंगा जो मैंने अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में पाए। मेरे हिसाब से आपको इन मूलभूत फायदों पर विचार लेना चाहिए। इसकी कल मैं आपको बताऊंगा अध्याय 3 सच्चा समान अवसर। तो चलिए दोस्तों, आज का अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं।